बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन चैप्टर 2 की विविध प्रश्नावली करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपका सिलेबस से कट है। बाकी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है संबंध f(x) हमें दिया हुआ है। f(x) जब x और 3 के बीच में होता है तो x का स्क्वायर के इक्वल होता है, और जब 3 और 10 के बीच में होता है तो ये 3x के इक्वल होता है। इसके द्वारा परिभाषित है संबंध gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब x लाइज बिटवीन 0 and 2 और 3x x लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 द्वारा परिभाषित है। हमें ये बताना है कि फलन f एक फलन है और g फलन नहीं है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। ये हमें f(x) की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर और 3x। इस तरह से gx की वैल्यूज दे रखी हैं x स्क्वायर एंड 3x। दोनों में ये चीज़ सेम है। यहाँ पे इंटरवल इसमें बदल दिया गया है। ये 0 और 3 के बीच में है, और जब 3 और 10 के बीच में है तो 3x है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कब है? जब 0 2 के बीच में है, और 3x है जब 2 और 10 के बीच में है। क्या लिखेंगे हम इसमें कि अंतराल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3 में f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूर्णतः परिभाषित है। मतलब इस बीच में हम कोई भी वैल्यू रखें तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अंतराल 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10 में f(x) 3x पूर्णतः परिभाषित है। परिभाषित मतलब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है यहाँ 3 में ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। तो x इज इक्वल टू 3 पर देखना है हमें LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें अगर हम लाइन खींचें, मान लीजिए ये पॉइंट 3 है, तो इधर तो इसका LHS हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसका राइट हैंड साइड। LHS पे देखते हैं f(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। x की जगह हम 3 रखें तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ जब 3 से बड़ा है तो f(x) इज इक्वल टू 3x। x की जगह 3 रखा, 3 इंटू 3, ये भी 9 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अतः फलन f x इज इक्वल टू 3 पर पूर्णतः परिभाषित है। जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब f एक फलन है। अब gx पे आते हैं। अंतराल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 में gx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ये पूर्णतः परिभाषित है। हम कोई भी वैल्यू रखें, 0 रखें, 1 रखें, 1.2 रखें, कुछ भी रखें वैल्यू, तो हमें कुछ ना कुछ आंसर इसका जरूर मिलेगा। अंतराल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10 में gx इज इक्वल टू 3x पूर्णतः परिभाषित है। मतलब यहाँ भी हमारा आंसर निकल आएगा। अब x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट 2 है, इधर की तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड और इधर की तरफ होगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, gx इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे x इज इक्वल टू 2 रखा है यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए भी, 3 इंटू 2 6। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर gx के 2 मान हैं, एक 4 है और एक 6 है। संबंध g एक फलन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1.1 माइनस 1। ये हमें निकालना है।
एफ एक्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक्स की जगह 1.1 रख देंगे तो ये 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 रख देंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह 1 रखा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। तो एफ 1.1 की जगह 1.1 का स्क्वायर और एफ 1 की जगह 1 का स्क्वायर। 1.1 माइनस 1, इसको सॉल्व करो 1.21 माइनस 1, 0.1, यहाँ से 0.1 आ गया तो ये 0.21 आ गया अपॉन 0.1। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 21 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.1। इसको हम दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड में क्या होगा, इसमें 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र बन गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1.1 प्लस 1 और 1.1 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे ये कट गया, 1.1 में 1 जोड़ेंगे तो 2.1 आ जाएगा। तो आप इसके बाद ये भी कर सकते हो और इसके बाद आप ये भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। फलन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, इसमें ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर का सूत्र हो गया ये। और इसको ओपन कर लेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 6। अब अगर हम x की जगह 2 रखें तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये पूरा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। या फिर x को 6 रखें, यहाँ पे अगर 6 रखेंगे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 0 की गुणा इससे होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इस पूरे फलन में नीचे अगर 0 आ गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। हर में 0 आ जाएगा जिससे फलन एफ एक्स इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। अतः x को 2 और 6 के अलावा कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। f का प्रांत क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। लेकिन r में से माइनस क्या करना है, 2 और 6। r में से हम 2 और 6 वैल्यूज़ नहीं दे सकते x को, बाकी हम सब वैल्यूज़ x को दे सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज़ नॉट इक्वल टू एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 6। अगला है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब अगर ये अंदर का नंबर x माइनस 1 0 से छोटा हो जाए तो हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 0 से छोटा मतलब ये पूरी टर्म जो माइनस में आ जाएगी और माइनस का हम वास्तविक वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस 1 को 0 से बड़ा होना जरूरी है। 0 से अगर बड़ा होगा तो 1 इधर आ जाएगा, x 1 से बड़ा हो जाएगा। f का प्रांत आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x इज़ ग्रेटर देन 1। अगर इसको हम दूसरे रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 से इन्फिनिटी, 1 से बड़ी सब वैल्यूज़ हम प्रांत में दे सकते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी तक का हो गया। अगर इसको लाइन के रूप में खींचें तो 1 में यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ गोला जो बनेगा ये भरा हुआ नहीं होगा। अगर बड़ा ब्रैकेट हो, अगर 1 इंक्लूड होता तो बड़ा ब्रैकेट बनता और गोला भर जाता। अब इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे गोला भरा हुआ नहीं होगा और 1 के बाद के सारे जो है सारा प्रांत में आ जाएगा। अब इसका परिसर ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ ऊपर पहले लिख लेते हैं, माना एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो y
इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन हो गया। अंडर रूट हटाने के लिए हम वर्क करेंगे, तो यहाँ लिख दो वर्क करने पर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वन उधर जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। इसका या फिर स्क्वायर से लिख दो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। अब हमें क्या दे रखा है कि x अगर वन के बराबर है या वन से बड़ा है तो इसकी सभी वैल्यूज़ के लिए y पूर्णतः परिभाषित होगा। मतलब x माइनस वन जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा, तो x वन के इक्वल या वन से बड़ा होगा। तो हम इसका परिसर लिख सकते हैं y सच दैट y बिलोंग्स टू r एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा बन गया और जीरो लिख दिया, और जीरो से बड़े सारे हैं y में, तो यहाँ पे जीरो से बड़ा सारे y में इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका अगर हमने लाइन पे संख्या रेखा बनाना है तो यहाँ पे लिख दिया जीरो, जीरो का गोला बनाया, इसको भर दिया क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और इसके बाद सारा डार्क लाइन कर दी हमने कि इससे आगे सबके लिए परिसर इसमें है। फिफ्थ क्वेश्चन, अब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्याओं r में से x को कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। यहाँ पे हम x को कोई भी वैल्यू देंगे तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा, इसलिए प्रत्येक x के लिए एफ एक्स का कुछ ना कुछ मान अवश्य आएगा। अतः f परिभाषित है, इसका प्रांत हो जाएगा r, क्योंकि हम x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं r में से, वास्तविक संख्या में से, तो पूरी की पूरी वास्तविक संख्या मीन्स r जो है वो प्रांत हो जाएगा। अब देखते हैं परिसर कितना होगा। पुनः एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। अब मॉड लग गया तो ये एक मापांक फलन है, एफ एक्स मापांक है, अतः यह एक धनात्मक संख्या है। मीन्स एफ एक्स जीरो होगा या धनात्मक संख्या होगी। माना एफ एक्स वाई के इक्वल है, तो परिसर क्या होगा, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। एक जीरो के बराबर भी हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा, धनात्मक संख्या होगी। तो जीरो के इक्वल का साइन है, जीरो लिख दिया और साथ में बड़ा ब्रैकेट बना दिया क्योंकि जीरो भी है, और जीरो से सारे आगे बढ़े हैं तो इन्फिनिटी का साइन बन गया। संख्या रेखा पे बनाएंगे इसको, तो यहाँ जीरो लिखो, यहाँ गोला बनाओ, और क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए गोला भरा जाएगा, और उसके बाद के सारे हमारे परिसर में आ जाएंगे। ये सब परिसर होगा हमारा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ये एक्स दे रखा है, ये एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर है। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, y वन प्लस एक्स का स्क्वायर सॉल्व करा। यहाँ से y की वैल्यू एक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, y अपॉन वन माइनस वाई। अब y वन के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि नीचे अगर वन लिख दिया y की जगह तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए x का स्क्वायर को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा और y को जीरो से, अगर ये जीरो से बड़ा है तो y भी जीरो से बड़ा है, और उस केस में y वन से छोटा हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ आएगी y की जीरो और वन के बीच में आएगी और जीरो भी इंक्लूड होगा। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि ये दे रखा है वाई एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब जैसे कि ये 4 है तो ये 5 होगा, अगर ये 9 है तो ये 10 होगा। मतलब नीचे का नंबर हमेशा बड़ा होगा। नीचे का नंबर बड़ा होने का मतलब क्या है कि आंसर जो है इसको भाग करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, मीन्स हमेशा एक से छोटा आंसर आएगा इसमें। तो हम इसमें लिख देंगे y जो है यहाँ ये हमेशा एक से छोटा होगा, जब क्योंकि नीचे हर बड़ा है तो हमेशा ये नंबर 4/5 हो, ये भी 1 से छोटा, 9/10 हो, ये भी 1 से छोटा होगा, तो y हमेशा 1 से छोटा होगा।
तो हम क्या लिखेंगे, और हमने पीछे देखा कि मॉड में है ये, तो मॉड का नंबर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है। इसमें हमारा था, इसको हम देखते हैं y जो है वो मॉड x माइनस 1। मॉड में जो भी होती है वो धनात्मक संख्या होती है या 0 होता है। इसका मतलब y या तो 0 होगा या धनात्मक होगा। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये f का प्रेशर हो जाएगा y बिलोंग्स टू r एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। 7th क्वेश्चन, नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, ये कट हो गया सिलेबस से कोविड-19 की वजह से। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एफ में दे रखा है 1 1 2 3 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 3। एफ एक्स और एफ है जेड टू जेड, एक पूर्णांक है यहाँ पे, जेड से जेड में, एफ जेड से जेड में है और एफ एक्स ए एक्स प्लस बी के इक्वल है। ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जेड को। तो हम क्या करेंगे, पहले हम हमारे पास दो अचर नंबर हैं ए और बी, इनमें से हम कोई दो उठाएंगे, एक ये उठा लेते हैं और यहाँ पे 0 है इसलिए ये ले लेते हैं। इन दो से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे और इन दो में रख के हम चेक कर लेंगे। तो पहले हम लेते हैं 1 1, बिंदु 1 1 लिया। 1 का मतलब x भी 1 है, x भी 1 है और एफ एक्स भी 1 है। तो एफ एक्स की जगह, ये एफ एक्स की जगह 1 रख दिया, a इंटू 1 प्लस बी, 1 इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरा 0 वाला लिया है, और भी नंबर कोई भी ले सकते हैं, तो हम 0 वाला ले रहे हैं। 0 एंड माइनस 1 पर ये x की वैल्यू 0 और एफ एक्स की वैल्यू माइनस 1। माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 0 प्लस बी, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी और बी की वैल्यू हो गई माइनस 1। बी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, a प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 1, a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर आ गया, a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू माइनस 1 हो गई। हमें a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। अब अगर आपने इसको चेक करना है तो यहाँ पे लिखोगे ax प्लस b, हम 2 3 पे हम चेक कर रहे हैं, 2 3 पे हम चेक कर रहे हैं इसको। x की वैल्यू 2 रखेंगे, a की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और ये ही हमारी y की वैल्यू है। तो ये चेक हो गया। इससे दूसरा भी चेक कर सकते हैं, माइनस 1 माइनस 3 पे, माइनस 1 माइनस 3 लेंगे अगर, ax प्लस b, a की वैल्यू हो गई 2, x हो गया माइनस 1 और प्लस बी है माइनस 3, तो माइनस 2 बी की वैल्यू है माइनस 1, ये हो गया माइनस 3 के इक्वल, और ये एफ एक्स के मीन्स वाई के इक्वल, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो इस तरह से अब दोनों को आप चेक कर सकते हो। तो दोनों में ये सही हो गया कि एक्स की वैल्यू रखी और वाई की वैल्यू आ गई, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू आ गई इसमें हमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n तथा a इज इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में f फ्रॉम n टू n है। ये संबंध R है। हमें ये बताना है कि ये जो 3 कथन हैं वो सत्य हैं या सत्य है। नंबर 1 कथन है कि a, ये पहला कथन है, a बिलोंग्स टू R सभी a बिलोंग्स टू n के लिए। तो ये देखते हैं ये कथन सत्य है या नहीं है। तो हमें दिया है ए बिलोंग्स टू आर, अगर हम इसमें रख दें ए बी जैसे है तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल है। हमने यहाँ भी b की जगह ये रख दिया, ए बिलोंग्स टू आर मीन्स a और a स्क्वायर इक्वल होंगे, फिर इस हिसाब से b की जगह ये रखेंगे तो a और a स्क्वायर इक्वल है। कोई भी नंबर और उसका स्क्वायर वो कब इक्वल हो सकता है? यह तभी संभव है जब a 0 हो या 1 हो। दो केस में, अगर 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। बस 2 केस में खाली
ये संभव हो सकता है, लेकिन हमें दिया गया है कि सभी a बिलोंग्स टू n के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, तो इसका मतलब ये असत्य है। दूसरा है a b बिलोंग्स टू r, का तात्पर्य है कि b a बिलोंग्स टू r। इसको हम चेक करते हैं। अब लेके चलते हैं a b बिलोंग्स टू r, और ये इस इम्प्लाइज b a बिलोंग्स टू r, a b दोनों n में बिलोंग करते हैं। तो LHS पहले लेके चलते हैं कि a b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। RHS में देखते हैं कि b a बिलोंग्स टू r का मतलब b इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यह तभी संभव हो जब a भी 1 हो और b भी 1 हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे a को हम 0 नहीं ले सकते। क्योंकि 0 क्यों नहीं ले सकते? जीरो वास्तविक संख्या नहीं होती, n को बिलोंग नहीं करता, तो इसमें सिर्फ 1 ले सकते आप। यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ लिखो, लेकिन 0 n को बिलोंग नहीं करता, तो a को हमें 1 ही लेना पड़ेगा, लेकिन हमें दिया है कि सभी संख्याएं, तो ये असत्य है। अब यहाँ भी हम 0 नहीं ले सकते, a को 1 लेना पड़ेगा और b को 1 लेना पड़ेगा, तो प्रत्येक a b के लिए संभव नहीं है, अतः असत्य है। सिर्फ 1 के लिए संभव है, औरों के लिए संभव नहीं है। थर्ड पार्ट है इसका कि a b बिलोंग टू r, b c बिलोंग टू r, का तात्पर्य है a c बिलोंग्स टू r। a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r, का तात्पर्य है a c बिलोंग्स टू r। अब a b को r को जब बिलोंग करेगा मीन्स a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b से जब r को बिलोंग करेगा तो b इज इक्वल टू सी स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब b का मान, इस वाले b का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ ये b का मान है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a इज इक्वल टू सी की पावर 4। मीन्स a जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ भी a इज इक्वल टू सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब a c r को बिलोंग नहीं करेगा। ये कथन भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, a दे रखा है 1 2 3 4, b दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16, f दिया हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। ये हमें गिवन है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि f a से b में एक संबंध है, a से b में एक संबंध है, और दूसरे पार्ट में दे रखा है कि f a से b में एक फलन है। एक बार बताना है संबंध है, सही है या नहीं है, और एक बार बताना है कि फलन है, सही है या नहीं है। तो इसको करते हैं हम। a में दे रखा है 1 2 3 4, ये हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4। b में दिया है 1 5 9 11 15 16, ये हमने यहाँ लिख दिया। f के प्रांत a के प्रत्येक अवयव की इमेज समुच्चय b में बन रही है, समुच्चय b में बन रही है। 1 की इमेज बन रही है 5, यहाँ से देख के बता सकते हैं। 2 की इमेज बन रही है 9, 3 की इमेज 1 बन रही है, 4 की इमेज 5 और 2 की इमेज, यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4, ये 1 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 3 ये है, 4 है, मीन्स सबकी इमेज बन रही है, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी और 4 की भी। जब सबकी इमेज बनती है अतः f एक संबंध है। दूसरा देखते हैं कि फलन है या नहीं है। अब इसमें f के 2 अवयव देखो, एक तो 2 9 है, एक है 2 11, 2 अवयव हैं 2 9 एंड 2 11, दोनों का प्रथम अवयव सेम है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। f के 2 अवयव 2 9 तथा 2 11 के प्रथम अवयव 2 की 2 इमेजेस 9 तथा 11 हैं, अतः f फलन नहीं है। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि इन दोनों का प्रथम अवयव 2 है, तभी इसके जब प्रथम अवयव 2 में सेम हो जाए तो वो फलन नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में है, मान लीजिए
एफ इजिकल टू ए बी, ए प्लस बी, ए और बी जेड को बिलोंग कर रहे हैं, पूर्णांक हैं, द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। तो हमें देखना कि फलन है या नहीं है। फलन में प्रथम अवयव की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। इसको चेक करते हैं। एफ इजिकल टू ए बी और ए प्लस बी, ए और बी दोनों जेड को बिलोंग कर रहे हैं और फलन जेड से जेड में। तो हमें ये इसमें हमें पता है कि ये पहले एग्जांपल से देखते हैं कि ए को अगर वैल्यू 0 दे दें और बी को वैल्यू 1 दे दें, क्योंकि पूर्णांक ले सकते हैं हम। ए को 0 दी, बी को 1 दी। ए बी, ये ए बी है, 0 इंटू 1 0 के इक्वल हो गया। ए प्लस बी है, 0 प्लस 1 1 के इक्वल हो गया। मतलब पहला नंबर ए बी और ए प्लस बी है, ए बी की जगह 0 रख दिया और ए प्लस बी की जगह 1 रख दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ए को 0 लिया, बी को 2 लिया, 0 इंटू 2 0 हो गया और 0 प्लस 2 2 हो गया। तो ये आ गए 0 और 2 आ गए। इसमें 0 और 1, इसमें 0 और 2। तो प्रथम अवयव सेम है तब भी फलन नहीं होता, ये कल पढ़ा था आपने। और प्रथम अवयव के अगर दो प्रतिबिंब बन जाए तो वो भी फलन नहीं है। दोनों ही रीज़न है, दोनों रीज़न भी लिख सकते हो इसमें। तो ये भी फलन नहीं है, क्योंकि एक ही इमेज की एक ही अवयव की दो प्रतिबिंब बन रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ए इजिकल टू 9 10 11 12 13, एफ ए टू एन है, एफ एन इजिकल टू एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है ए 9 10 11 12 13, एफ फ्रॉम ए टू एन और एफ एन इजिकल टू एन। इसमें हमें महत्तम अभाज्य गुणक निकालना है। संख्या है 9 10 11 12 13, ये वाली संख्याएं ले ली। गुणनखंड करेंगे इसके 3 इंटू 3 2 इंटू 5 11 2 2 3 और 13, ये गुणनखंड हो गए इसके। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? इसमें 3 3 है, इसमें 2 5 है, इसमें 11 है, इसमें 2 2 3 है, इसमें 13 है। महत्तम अभाज्य संख्या कौन सी? 3 और 3 में से 3 ही बड़ी है, 2 और 5 में से 5 बड़ा है, 11 अपने आप 11 सिंगल है, 2 2 3 में 3 बड़ा है और 13 13 आ जाएगा। महत्तम अभाज्य संख्याएं हो गई 3 5, 3 दो बार आ रहा है, हम एक बार लिखेंगे 3 5 11 और 13। एफ का परिसर हो गया 3 5 11 13। और ये आपका चैप्टर फिनिश है। इसका अब टेस्ट आपको डेट बता दी जाएगी मंडे को। कोशिश करूँगी इसका ट्यूसडे को या मंडे को देखेंगे, इसका टेस्ट लूँगी। ओके, कुछ प्रॉब्लम है इसके एग्ज़ाम पास आप अपना आप कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में पूछ लेना। ओके।